थे बंगाल चुनाव को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज पहली हुंकार रैली थी और इस हुंकार रैली के साथ साथ बीजेपी ने यह दावा किया है कि बंगाल में बेहतर, अगर बीजेपी की सरकार बनी तो बेहतर हालात होंगे, बंगाल का विकास होगा और इसके साथ साथ बंगाल में गरीबों की जो स्थिति होगी वो भी बदल देंगे। लेकिन बीजेपी ने साफ तौर पे जिस तरीके से वादे किए, अगर शुरुआत की बात की जाए तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैली से पहले बीजेपी ने एक राजनीतिक चाल चली जिसको काफी सफल कहा जा रहा है, जो खास तौर पर मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी का दामन थामा है, जिसको खुद बंगाल के चुनाव प्रभारी रहे कैलाश विजयवर्गीय ने पार्टी में शामिल कराया। और इसके साथ साथ जब वो पार्टी में शामिल हो गए तो उन्होंने पार्टी का झंडा भी एक तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज करते हुए उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी का सहयोग किया। और उन्होंने कहा, मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि मैं कोबरा हूं और अगर कोई हक छीनेगा तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। तो आज प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, अब इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संपादक राजेश सर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज हुंकार बंगाल के लिए कितना बड़ा साबित हो सकता है? बिल्कुल, प्रधानमंत्री जिस तरह से आए और जैसा कि उम्मीद किया जाता है और अक्सर जब भी प्रधानमंत्री की रैली बंगाल हो, बिहार हो या जहां भी होती है, पूरी तरह से एक प्लानिंग के तहत होती है। और इस बार बंगाल में जिस तरह से रैली उन्होंने की है, हालांकि परिवर्तन यात्रा वो फरवरी में ही उनकी शुरू हुई थी, लेकिन आज जब तारीख का ऐलान हो चुका है उसमें जैसा कि आपने बताया कि पहली उनकी ये रैली है और वाकई में रैली में बड़ी संख्या में लोग, हालांकि भाजपा का दावा था कि 10 लाख लोग जुटेंगे, भीड़ थी, ज़बरदस्त भीड़ थी और लोगों में उत्साह भी दिखा और इसको लेकर पूरी प्लानिंग के साथ भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी की थी। उस मकसद में आज भारतीय जनता पार्टी कामयाब रही है और जिस तरह से प्रधानमंत्री बोलते हैं उसका तो कोई जवाब है नहीं, वाकई में इसमें कोई दो राय नहीं है। और बड़ी एक जो कहते हैं कि क्षमा बांध देना, वो प्रधानमंत्री इस मामले में महारत हासिल है उनको और उन्होंने मैदान में कोई दिख भी नहीं रहा है। और एक तरफ तो प्रधानमंत्री ने नौजवान हो, महिलाएं हों, युवा हों, सबके लिए कुछ ना कुछ अपनी बातें रखी। बिल्कुल। और चुनाव के लिए इससे बेहतर और मौका क्या हो सकता है कि चुनाव में युवाओं को भी अपनी ओर आकर्षित किया जाए, महिलाओं को भी, उद्यमियों को भी। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि जो शरणार्थी हैं, आपको बता दें कि ये इनका पश्चिम बंगाल का कुछ सीमा है जो बांग्लादेश से भी टच करता है और बगल में आसाम में चुनाव हो रहे हैं। बिल्कुल, मतलब सीए को लेकर के और हाँ, को लेकर के जो मुद्दा था उसको भी उन्होंने कहा कि हम मतलब जो यहाँ के रहने वाले स्थानीय हैं उन पर तो हम काम करेंगे। बिल्कुल, हमारे एजेंडे में, हमारे फोकस में बंगाल के रहने वाले हर एक नागरिक हैं, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो या जो शरणार्थी यहाँ रह रहे हैं, जो बांग्लादेश से आए हुए जो लोग रह रहे हैं, उनके भी उत्थान के लिए हम काम करेंगे अगर बंगाल की जनता ने हमें मौका दिया तो। इसको देखते हुए आज की रैली को अगर देखा जाए और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपनी बातें कही, एक एक बात, चाहे वो दक्षिण बंगाल का मामला हो, उत्तर का मामला हो, यहाँ तक कि नंदीग्राम से जिस तरह से चुनाव लड़ रही हैं ममता दी, इस बार ममता दी को सबसे ज़्यादा उन्होंने फोकस किया और करना भी चाहिए था क्योंकि सामने वही हैं, मुख्यमंत्री वही हैं, तो उनके टारगेट पे वो रही। दूसरे नंबर पर लेफ्ट और तीसरे नंबर पर कांग्रेस रही। बिल्कुल, तीन अहम जो है उन्होंने सीधा सीधा निशाने पे लिया, ममता दीदी को, टीएमसी को, दूसरे नंबर पर लेफ्ट को रखा और तीसरे नंबर पर कांग्रेस को रखा। ये बड़ी रणनीति के तहत इन्होंने किया है क्योंकि अच्छी तरह से वहाँ पता है कि वहाँ नंबर 1 सबसे बड़ी पार्टी आज की तारीख में है वो टीएमसी है, तो उनकी लड़ाई टीएमसी से है, सत्ता से बेदखल उन्हें ही करना है। हालांकि दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो विपक्ष में वहां पर कांग्रेस है, 44 सीट तो पिछले चुनाव 2016 में जीती थी। तीसरे नंबर पर लेफ्ट है और वहां की जो अभी स्थिति है, लेफ्ट और कांग्रेस का जो गठजोड़ सामने आया है, उसके बाद त्रिकोणात्मक संघर्ष देखने को मिल रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री अच्छी तरह से जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं उन्हें पता है कि कैसे बंगाल की जनता को अपनी ओर मोड़ा जाए। लोकसभा चुनाव में भी बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों पर विश्वास जताया और अच्छा खासा वोट दिया, वोटों पर परसेंटेज भी बढ़ा और उनके सांसद भी आए जीतकर लोकसभा में। वैसी स्थिति में इस बार भी कुछ इसी तरह की रणनीति है और जैसे ही आज मंच पर आए, जैसे ही कल आप भी खबर दिखा रहे हैं और मीडिया हाउस भी खबर दिखा रहा है, मिथुन चक्रवर्ती एक अच्छा, मिथुन चक्रवर्ती का सर आपने जिक्र किया तो मैं पूछ लूं कि मिथुन चक्रवर्ती का बीजेपी में शामिल होना कितना बड़ा एक कदम कहा जा सकता है, रणनीति कही जा सकती है बीजेपी के लिए? नहीं, इस मामले पे मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक मनोवैज्ञानिक जीत हासिल की है। देखिए, चुनाव में बहुत सिर्फ बातें करने से बातें नहीं बनती हैं,
चुनाव में मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, राजनीतिक कई दाव चले जाते हैं, शाम दाम दंड भेद, और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ किया। आपको याद होगा 2014 में जब मिथुन दा संसद पहुंचे थे, राज्यसभा पहुंचे थे, तो टीएमसी टिकट पे गए थे, टीएमसी ने ही उन्हें भेजाया था। लेकिन अगर मिथुन दा अब भारतीय जनता पार्टी में मंच शेयर कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के साथ मंच शेयर कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है ममता दीदी के लिए एक बड़ा झटका है। लेकिन यह भी कहा जाता है कि मिथुन दा का जो राजनीतिक सफर था वो काफी बेहतर नहीं रहा। देखिए, ये लोग फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक सफर कितना बेहतर हुआ और कितना नहीं हुआ, दो चीजें हैं। वो राज्यसभा से जीत कर गए थे, डायरेक्ट जनता से उनका कनेक्शन नहीं था राजनीतिक दृष्टिकोण से। ऐसे मिथुन दा का अगर पूरा लाइफ स्टाइल आप देखेंगे, पूरा कैरियर देखेंगे, तो कहीं ना कहीं बंगाल की जनता और आम आवाम से जुड़े रहे हैं। उससे पहले तो वो अगर उनके छात्र राजनीति की बात की जाए तो सीपीआई माले से भी वो जुड़े हुए थे। शुरुआत तो उनके बचपन से ही थी, बिल्कुल छात्र जीवन से ही मतलब आप छात्र जीवन से कह सकते हैं, पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं उनके अंदर रग-रग में बसा हुआ है एकदम। और अब जो है भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपने पार्टी में शामिल किया है, और एक बेहतर मौका मिथुन दा के लिए भी होगा। अगर बंगाल में चुनाव हो रहा है और बंगाल में अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती है, एक चीज और बता देते हैं, अंदर की खबर एक और भी है, वो ये है कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हो रहा है उसमें कहा यह भी जा रहा है, अंदर खाने की जो खबर है, कि कहीं भारतीय जनता पार्टी मिथुन दा को मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में तो प्रोजेक्ट ना कर दे। बिल्कुल आपने सही कहा। और इस पर हमने जब देखा तो साफ तौर पर जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं दिलीप घोष, उनसे भी जब पत्रकारों ने बातचीत की उस दौरान उन्होंने कहा कि क्या मुख्यमंत्री के नाम के लिए मिथुन दा सामने आ सकते हैं। ऐसे में उन्होंने पत्रकारों से जवाब देने से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मिथुन चक्रवर्ती जो है वो प्रधानमंत्री से मिलने की पहले बात करते हैं, पहले एक बार उनसे मुलाकात करेंगे, उसके बाद आखिर में कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा, इस पर अभी चर्चा होना बाकी है। लेकिन इससे पहले जो कि अगर मिथुन दा को लेकर के सर देखा जाए तो मिथुन दा ने इससे पहले आरएसएस प्रमुख से भी मुलाकात की थी, तब से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी में शामिल होंगे। और जब मोहन भागवत जी जब मुंबई गए थे तो उस वक्त मिथुन दा ने कहा था कि वो हमारे आध्यात्मिक मतलब एक आध्यात्मिक मुलाकात, और उस वक्त उन्होंने कहा कि एक बार हमारी मुलाकात हुई थी तो हमने कहा था कि जब आप मुंबई आएँ तो हमारे यहाँ ज़रूर आए। उसी सिलसिले में मोहन भागवत गए थे और उसी वक्त से कयास लगाए जा रहे थे कि मिथुन चक्रवर्ती भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, और आज उस पर मुहर लग गई। तो प्रधानमंत्री के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो बंगाल की जो यूनिट है, बंगाल प्रदेश इकाई है, उनके लिए भी एक बड़ी जीत है। मिथुन चक्रवर्ती का वहाँ पर पश्चिम बंगाल में एक अपना प्रभाव है, अपना जनाधार है, उनके चाहने वाले लोगों की एक नहीं, हजार नहीं, लाखों में उनकी संख्या है। और वैसे में अगर मिथुन चक्रवर्ती भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और भारतीय जनता पार्टी में अगर वो चुनाव प्रचार, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उनसे चुनाव प्रचार करवाएगी, वहाँ हर विधानसभा क्षेत्र में उन्हें ले जाया जाएगा, स्टार प्रचारक में वो शामिल होंगे। यहाँ पे ममता बनर्जी को बड़ा नुकसान हो सकता है, हालांकि अभी कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी। हालांकि आज भी आपको बता दें कि ममता बनर्जी कोलकाता से दूर सिलीगुड़ी में गैस में का जो दाम में इजाफा हुआ है, महिलाओं के साथ 4 किलोमीटर की पैदल यात्रा उन्होंने की है। ममता बनर्जी को अच्छी तरह से पता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, भारतीय जनता पार्टी को अगर मात देनी है, तो वहां के आम आवाम और जनता के बीच में जाना होगा। हालांकि लेकिन बीच की स्थितियों को अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी लगातार केंद्र सरकार के मुद्दे को ज्यादातर, क्योंकि इससे पहले जब महंगाई और पेट्रोल की बात थी तो वो इलेक्ट्रिक स्कूटर से सदन पहुंचती हैं, और आज वो गैस के मुद्दे पर पैदल सफर कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि जो लड़ाई है वो सीधे केंद्र से ममता बनर्जी की चल रही है? बिल्कुल, लड़ाई सीधी है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार में है और वहां पे टीएमसी सरकार में है। वैसे स्थिति में लड़ाई सीधे सीधे टीएमसी बनाम भारतीय जनता पार्टी है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने कहा भी कि इस बार नंदीग्राम में जिस आप स्कूटी की चर्चा आप कर रहे हैं, वो उन्होंने कहा है कि इस बार ममता दी की स्कूटी जो है नंदीग्राम में गिरेगी। बिल्कुल, और उनके खिलाफ जिस कैंडिडेट को खड़ा किया गया है वो कभी ममता बनर्जी के काफी खास माने जाते थे, बड़ा नजदीकी माने जाते थे और टीएमसी के एक बड़े चेहरे थे। आज भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी को खड़ा किया है।
अब तक ममता बनर्जी पिछले बार 2 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, इस बार उन्होंने 1 सीट पर चुनाव लड़ा। हालांकि ये राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहतर कदम है, क्योंकि अगर 2 सीट पर आप चुनाव लड़ रहे होते हैं तो इसको तो लेकर के बीजेपी ने पहले ही ये बोल दिया था कि ममता बनर्जी को पता है कि वो हार जाएंगे, इसलिए 2 सीटों पर लड़ेंगे। शायद उसके लिए बोला जा रहा है कि कदम ये भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से उसकी व्याख्या करेगी और अपने तरीके से उन पर हमला करेगी। लेकिन इसका दो फायदा ये है, टीएमसी ने बड़ा सोच समझ के ये कदम उठाया कि अगर 2 सीट से वो लड़ती तो भारतीय जनता पार्टी के पास बोलने के लिए एक अच्छा मौका होता कि देखिए इन्हें विश्वास नहीं है अपने मतदाताओं पे, ये 2 सीट से लड़ रहे हैं, उनको डर है कि हम कहीं से हार ना जाएंगे, इसलिए दूसरे जगह का विकल्प खुला रखना चाहती हैं। तो यहाँ पर ममता बनर्जी ने बड़ी होशियारी दिखाई और राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए 1 सीट को उन्होंने चुना, ताकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा हमला करने का मौका नहीं मिले। लेकिन अगर नंदीग्राम का जो इलाका है, ये वही इलाका है जब लेफ्ट का शासन हुआ करता था और वहीं से पूरे बंगाल में आंदोलन खड़ी हुई थी, और उस समय माँ, माटी और मानुष का नारा देकर ममता बनर्जी सत्ता में आई और तकरीबन 35 साल का जो शासन, 32 साल का शासन था लेफ्ट का, बंगाल से उखड़ गया था। लेकिन आज इसका भी उन्होंने जिक्र किया है प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जिस उम्मीद और जिस वादे के साथ वो आई थी माँ, माटी और मानुष, आज तीनों हाशिए पर है, कोई लेना देना नहीं है ममता बनर्जी को। उन्होंने भ्रष्टाचार का भी जिक्र किया, जो उन्होंने कहा कि बुआ का रिलेशन जो बताया अभिजीत और उनका ममता दी का, उन्होंने कहा कि आप को चाहिए था कि अपने घर परिवार से आगे निकलने की, लेकिन इन्होंने कहा कि ममता बनर्जी यहाँ पे फंस गई और नतीजा आपको सबके सामने है, जिस तरह से भ्रष्टाचार का मामला आया है और आज कार्रवाई भी चल रही सीबीआई और ईडी अपने वैसे तो बुआ और भतीजा को लेकर के बीजेपी शुरुआत से ही लगातार हमला बोलती आई है। बिल्कुल, निश्चित रूप से ये हमला बोलती आई हैं, लेकिन इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो आज का जो पूरा राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी आज बाजी मारती नजर आई है। आज पूरे मीडिया में देखें, अखबार में देखें, कोलकाता के जो भी मीडिया हाउस हैं वहां पे भी देखें, और नेशनल और रीजनल तमाम हर जगह एक ही चर्चा है कि इस रैली का अब क्या प्रभाव पड़ने वाला है। एक काम भारतीय जनता पार्टी की है और उसमें वो कामयाब रही है, वो ये है कि वो माहौल बनाने में बंगाल में आज इस जो लाखों की संख्या में जो आप दिखा भी रहे हैं, अपने बिजी में आप दिखा रहे हैं बंगाल में मोदी के हुंकार, जो लाखों की संख्या जो भीड़ दिख रही है, वो भीड़ कहीं ना कहीं इशारा कर रही है। और ये सभी लोग जो हैं मुख्य शहर के नहीं हैं, शहर से बाहर से भी आए हैं, ग्रामीण इलाके से आए हैं। ये लोग जब अपने क्षेत्र में जाएंगे। सर, कांग्रेस इसको लेकर के भी ये आरोप लगा रही है कि ये जो लोग हैं, जितने लोग रैली में आए थे, इन्हें बिहार के और बाकी जो सीमाई इलाके हैं उस जगह से इन लोगों को बस से भर भर के लाया गया है। देखिए, ये तो राजनीतिक बयानबाजी। कांग्रेस अगर इस तरह का आरोप लगा रही है तो जब कांग्रेस की रैलियां होती हैं तो वो क्या कैसे लाते हैं और कहां से लाते हैं, ये हम सबको पता है और आम आवाम को भी पता है। सवाल ये है कि वो बस से लाए गए या 3 ट्रेन भी बुक किया गया था, ट्रेन के जरिए लाए गए, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि ये भीड़ जब ये भीड़ यहां से अपने गांव लौटेगी तो वहां पर क्या संदेश लेकर जाती है। वो प्रधानमंत्री के तो एक एक शब्द जो कहे गए हैं, अगर एक भी उनके कार्यकर्ता दूसरे एक मतदाता को उनकी बात को समझाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये हार जीत का जो मार्जिन है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, बड़ा गैप होगा। चलिए, इस रैली को लेकर के बीजेपी ने जो नारा दिया था ब्रिगेड चलो, वो सफलता दिख रही है। हाँ बिल्कुल, जो भीड़ है और जो भीड़ देखने के बाद तो कहा जा सकता है कि पहले फेज में पहली जो आक्रमण है वो काफी आक्रामक थी प्रधानमंत्री की, और इसी शैली के रूप में वो जाने भी जाते हैं नरेंद्र मोदी। जिस तरह से वो भाषण देते हैं, जिस तरह से उनकी रणनीति होती है, उनका जो थिंक टैंक जो काम करता है, IT सेल जो काम करता है, वो वाकई में लाजवाब होता है। और उसी का नतीजा है कि आज पहली रैली में उन्होंने मनोवैज्ञानिक दबाव टीएमसी और ममता बनर्जी पर बना। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बयान से, अपने भाषण से मनोवैज्ञानिक दबाव तो बना दिया, लेकिन एक बार सुनते हैं जरा सा कि आखिर में प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा अपनी रैली में। परिवर्तन का मतलब ऐसा बंगाल जहां युवाओं को शिक्षा और रोजगार के पर्याप्त अवसर मिले। आशोल परिवर्तन मतलब ऐसा बंगाल जहां लोगों को पलायन करने। आशोल परिवर्तन मतलब ऐसा बंगाल जहां व्यापार और कारोबार फले फूले,
जहां ज्यादा से ज्यादा निवेश आए। आशोल परिवर्तन मतलब ऐसा बंगाल जहां 21वीं सदी का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो। आशोल परिवर्तन मतलब ऐसा बंगाल जहां गरीब से गरीब को भी आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिले। आशोल परिवर्तन मतलब ऐसा बंगाल जहां हर क्षेत्र, हर वर्ग की विकास में बराबर की भागीदारी होगी। उत्तर बंगाल हो या दक्षिण बंगाल हो, पश्चिमांचल हो या जंगल महल, आदिवासी हो या दलित, पिछड़े हो, वंचित हो, शोषित हो या हमारे शरणार्थी भाई बहन, सभी पर एक बराबर ध्यान दिया जाएगा। जहां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास शासन का मंत्र होगा। जहां उन्नयन सबका होगा, तुष्टीकरण किसी का नहीं। जहां घुसपैठ को रोका जाएगा, घुसपैठियों को रोका जाएगा। साथियों, तो बिल्कुल सुना आपने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैसे टीएमसी को साफ तौर पर जमकर घेरा। इसके साथ साथ उन्होंने कांग्रेस को भी लिया और वामपंथी दलों को भी निशाने पर लिया। हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश भी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पे, हम उनसे बात करेंगे। अविनाश, क्या देख रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिस तरीके से पहली हुंकार भरी है, बंगाल में कितना इसका असर दिखेगा? बिल्कुल, देखिए निर्भय, जिस तरीके से इससे पहले भी जब मैं आपसे बातचीत कर रहा था, मैंने कहा था कि जिस राज्य में भी विधानसभा चुनाव होते हैं, अगर वहाँ की परिस्थितियां और स्थितियां जो होती हैं वो प्रधानमंत्री की रैली से पहले कुछ अलग होती हैं। और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां स्टार्ट होती हैं, शुरू होती हैं, और पहली रैली के बाद से ही कुछ कुछ माहौल जो रहता है बदलने लगता है। देखिए, एक तो जैसा कि राजेश सर भी अभी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोलने की जो शैली है वो कहीं ना कहीं लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। और आज हमने वो वही शैली को एक बार फिर से देखा, जब लगातार वो बोल रहे थे, चाहे टीएमसी पर हमला हो या फिर लेफ्ट पर हमला हो या फिर कांग्रेस की बात की उन्होंने, मतलब विरोधियों की बात करते हुए वो उस तरीके से गरज रहे थे। बात अगर विकास योजनाओं के जिक्र की हो तो वो उस तरीके से बोल रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये उनका जो तरीका है वो दूसरे राजनीतिज्ञों में नहीं दिखता है, जो राजनेता होते हैं उनमें ये नहीं दिखता है। और यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैलियां शुरू होती हैं उससे लोग जुड़ने लगते हैं। देखिए, रैली में भीड़ भी दिखी और संबोधन भी उन्होंने अच्छा खासा समय लिया संबोधित करने के लिए। और सबसे ज्यादा जो उनके मेन निशाने पर रही हैं वो है ममता बनर्जी। टीएमसी को उन्होंने सीधे तौर पर ललकारा है। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि जो केंद्र की योजनाएं आती हैं उसे कहीं ना कहीं बंगाल में लागू नहीं किया जाता है, या फिर उसके तहत जो काम किया जाना होता है वो नहीं किया जाता है। देखिए, सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि बिल्कुल पीएम ने कहा कि लोकतंत्र का जो है बंगाल में हनन होता है। उन्होंने टीएमसी को लेकर के जिस तरीके से कहा कि उनके कैडर और ममता दीदी खुद अब यहां पर शोषण कर रही है गरीबों का। अब बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से ममता बनर्जी की बात कही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वही ममता बनर्जी भी आज एक दूसरी जगह पर पदयात्रा कर रही हैं। तो देखिए, माहौल पूरी तरीके से बंगाल का है वो बदल चुका है। बंगाल पूरी तरीके से चुनावी मूड में है और लगातार अब तो रैलियां आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगी। लेकिन इस आज की रैली से ये तय हो गया है कि कहीं ना कहीं सिर्फ दो ही धड़े हैं जिसके बीच में सीधी लड़ाई है। एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ टीएमसी कह लीजिए। इन्हीं दोनों के बीच में मुख्य लड़ाई होने वाली है। और इसमें कौन कौन अब सहयोगी बन पाता है, चाहे बात अगर बिहार से राजद की कर लें तो किस तरीके से अपनी भूमिका निभाता है, या फिर किस तरीके से स्थितियां परिस्थितियां बदलती हैं, ये तो अब से स्टार्ट हो गया है। अब से रोज तस्वीरें बदलेंगी निर्भय। इस तरीके की रैलियां रोज होंगी। बीजेपी के पास देखिए, अच्छा अविनाश, आपसे आखिरी है। सवाल जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो सभा की है, इस सभा का असर कितना दिख सकता है? क्या ये जो दबाव बनाने की जो बात की जा रही है इसका टीएमसी पर असर दिखेगा?
बिल्कुल, देखिए ये दिखता ही है, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री बोलते हैं, उनकी जो शैली है, उससे ही सामने वाले जो उनके प्रतिद्वंदी होते हैं, वो एक तरीके से मनोवैज्ञानिक दबाव उन पर पड़ता है। हालाँकि ममता बनर्जी बहुत सख्त लीडर हैं, अपने स्तर पे काम करती हैं, उनकी अपना काम करने की जो शैली होती है, वो अपनी होती है, और अब तक बंगाल में पिछले 2 बार से उनकी सत्ता रही है, और इस बार भी लड़ाई उन्हीं से है, सीधी लड़ाई है बीजेपी से। पलड़ा जो है अभी किस ओर भारी जा सकता है, ये नहीं कहा जा सकता है। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, बीजेपी के पास फायर ब्रांड नेताओं की कमी नहीं है। लगातार जो रैलियां होंगी, उसमें लगातार बीजेपी के बड़े नेता और बड़े कद्दावर नेता शामिल होंगे। हालांकि टीएमसी के पास उतने बड़े चलिए, तो कद्दावर नेता नेताओं नहीं की है, अगर आपने बात की है, कद्दावर नेताओं के अविनाश, आपने कद्दावर नेताओं की जो अगर बात की है, चक्रवर्ती इसमें कितने सफल साबित होंगे? ये अब तो ये आने वाला समय बता पाएगा निर्भय कि कौन कितना किस स्तर तक सफल हो पाता है। और जिस स्तर तक सफल होने की बात हम कर रहे हैं, तो कोई अगर राजनेता नहीं रही है, उसकी राजनेता की छवि नहीं रही है, तो उससे बहुत ज्यादा आशा रखना मेरे ख्याल से थोड़ी सी जल्दीबाजी होगी। हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, देखना चाहिए किस तरीके से तस्वीरें बदलती हैं, बीजेपी किस तरीके से उनको यूज करती है, या बीजेपी क्या पद देती है, किस तरीके से उनको आगे लाती है। ये एक बड़ी बात होगी इसमें कि बीजेपी किस तरीके से उनको अपने लिए इस्तेमाल करती है, और क्या पद देती है, किस तरीके से वो काम करते हैं, कितना वो कर पाते हैं। सारी बातें जो होगी वो इन्हीं कुछ चलिए बिंदुओं अविनाश, पर हम निर्भर आपको होगी। आपको यहाँ पे रोकते हैं, अपने साथ बना के रखेंगे। हमारे साथ हमारे संपादक राजेश सर भी जुड़े हुए हैं। सर, अविनाश ने कहा कि टीएमसी को मजबूत करने के लिए जिस तरीके से बिहार से भी, जैसे कि नेता प्रतिपक्ष हमारे वहाँ लगे हुए हैं, वहाँ भी दबाव दिखेगा। नहीं, देखिए, जिस तरह से तेजस्वी यादव गए और वहाँ पर मुलाकात भी हुई टीएमसी के प्रमुख ममता बनर्जी से, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आरजेडी का वहाँ कितना आधार है। हकीकत ये है कि आरजेडी का, या इस तरह की जो भी पार्टियां हैं बिहार की, और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और लेफ्ट को छोड़ दी जाए, तो बाकी जो भी पार्टी है बिहार में, उसका बंगाल में कोई आधार नहीं है। हाँ, ये बात और है कि बिहार के रहने वाले लोग बड़ी संख्या में कोलकाता में, बंगाल में हैं। याद से नहीं, पीछे आज़ादी से पहले की कहानी है, उस वक्त से लेकर आज तक वहाँ लोग रहते रहे हैं। जूट मिल में ज़्यादातर बिहार के काम करने वाले लोग हैं, कामगार हैं, और लोग बहुत बस भी गए हैं। वैसे स्थिति में तेजस्वी यादव के जो यहाँ सपोर्टर हैं वो, या वोटर हैं, उनके जो लोग वहाँ बंगाल में रह रहे हैं, वो कितना वोट कन्वर्ट करा पाएंगे तेजस्वी यादव ममता बनर्जी की तरफ, ये कहना मुश्किल है। क्योंकि बिहार की राजनीति और बंगाल की राजनीति में आसमान ज़मीन का फर्क है। जो वहाँ रह रहे मतदाता हैं, उन्हें पता है कि अगर यहाँ हमें रहना होगा, या तो लेफ्ट के साथ, या फिर कांग्रेस के साथ, या भारतीय जनता पार्टी या टीएमसी के साथ रहना पड़ेगा। क्योंकि वहाँ पे आरजेडी उनकी लड़ाई नहीं लड़ेगी। वहाँ जो भी मुद्दे उठाएंगे, या तो भारतीय जनता पार्टी उठाए, या टीएमसी या कांग्रेस या लेफ्ट उठाएगी। सवाल ये है कि तेजस्वी यादव जो वहाँ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आपको याद होगा, उससे पहले भी आसाम में आरजेडी चुनाव लड़ चुकी है, और भी स्टेट में चुनाव लड़ती रही है, और जहाँ भी चुनाव लड़ी है सब जगह जमानत जब्त हुआ है। रह गया सवाल कि इनका कितना प्रभाव पड़ेगा। बस एक मनोवैज्ञानिक माहौल बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन आरजेडी का पश्चिम बंगाल में कोई जनाधार नहीं है, और उससे ममता बनर्जी को कोई फायदा होता चलिए, नजर नहीं आरजेडी का आएगा। कोई जनाधार नहीं है। अगर मुद्दों की बात करें तो आज के रैली में बंगाल में भी जय श्री राम का नारा दिखा है, और बंगाल में भी हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा दिखा है। बिल्कुल, एक चीज और बता दें कि बंगाल में अब तक वहां पर ज्यादातर लोग माता के भक्त हैं, बिल्कुल, है ना। जय माता दी का नारा लगता था, और दशहरा में नजारा भी दिखता हाँ, दशहरा वहां का फेमस है। लेकिन इस बार के चुनाव में पहली बार आप देखेंगे कि जय श्री राम का नारा वहां गूंजा है, और लगातार कहिए बीजेपी वाले हिंदुत्व की गूंज तो नहीं थी सर? बिल्कुल, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई गुरेज भी नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती भी है। इनका जो थिंक टैंक है वो इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है कि वहां वोट जो है दो भाग में डिवाइड हो, एक तरफ हिंदू, एक तरफ नॉन हिंदू जो है उनके तरफ, या मुस्लिम जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है, और यही चाहती है टीएमसी भी। लेकिन यहाँ पे टीएमसी को नुकसान होगा। वैसे स्थिति में हालांकि कई ऐसे सीट हैं, तकरीबन 70 के आसपास वो ऐसा सीट है जहाँ पर कि मुस्लिम, दलित बड़े निर्णायक भूमिका में हैं। इसके अलावे आपको कई ऐसे सीट हैं जहाँ पर मुस्लिम वहाँ भी फैक्टर हैं जीत का। लेकिन ज़्यादातर अगर संख्या देखी जाए तो वैसे दृष्टिकोण में अगर भारतीय जनता पार्टी अपने मकसद में कामयाब होती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए फ़ायदा होगा। एक और जो अंडर करंट जो है वहाँ पे ये भी है कि हाल के दिनों में टीएमसी के दौरान ममता बनर्जी एक बेहतर ईमानदार लीडर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनके जो लोग हैं, जिस तरह से उनके शासनकाल में भ्रष्टाचार उन्होंने किया है, अत्याचार किया है,
राजनीति की है, एकदम निचले स्तर की राजनीति की है। चलिए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला बोला है टीएमसी के ऊपर, लेकिन जिस तरीके से स्थिति बदल रही है, सबसे पहले हम जोड़ेंगे अपने सहयोगी अविनाश से। अविनाश, आज का जो जन सैलाब था इसमें राम नाम भी दिखा है। बिल्कुल निर्भय, देखिए जिस तरीके से जय श्री राम के नारे जहां जहां बीजेपी की रैलियां होती हैं वहां दिखता रहता है। इससे पहले जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती समारोह की बात कर लें हम, तो वहां पे भी जय श्री राम के नारे लगे थे और उसके बाद ममता बनर्जी वहां से मतलब गुस्सा होके या फिर नाराज होके चली गई थी। हालांकि बात अगर आज की कर ले तो आज भी जय श्री राम के नारे लगे हैं और इससे बीजेपी को कोई कुरेज नहीं है। हालांकि देखिए, जय श्री राम के नारे लगे या कुछ भी हो, बीजेपी को बंगाल में बीजेपी को तो फायदा नजर आ रहा है, होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि फिलहाल बीजेपी के पास वहां खोने के लिए कुछ भी नहीं है, जो है वो सिर्फ पाने के लिए है। बिल्कुल, बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं। अविनाश हमारे साथ, हमारे संपादक राजेश सर भी जुड़े हुए हैं। सर, अविनाश बोल रहे हैं कि बीजेपी के लिए बंगाल में खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। बिल्कुल 110% अविनाश ने सही कहा है, क्योंकि 2016 में 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी। खोना है तो टीएमसी को खोना पड़ेगा। सीट उन्हीं की जानी है, भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाए या कांग्रेस के खाते में जाए या लेफ्ट के खाते में जाए। गंवाना है तो ममता बनर्जी को ही गंवाना पड़ेगा। वैसे स्थिति में अभी की जो स्थिति है टीएमसी के लिए मुश्किल बड़ी है सर। और वैसे स्थिति में अगर देखा जाए तो ये आप तय मानिए कि ममता बनर्जी को अच्छी तरह से पता है, उन्हें मालूम है कि अब हम पूरी तरह से घिर चुके हैं। वैसे में उनका निकलना मुश्किल है, चाहे वो भ्रष्टाचार के मसले पर घिरी हो, चाहे रोजगार के मसले पर घिरी हो, निवेश के मसले पर घिरी हो, पलायन के मसले पर घिरी हो, इसके अलावे क्राइम के मसले पर घिरी हो। तो इन तमाम मुद्दे पर आज भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर जो तमाम नेता थे और खुद प्रधानमंत्री ने उन्हें घेरा है। बिल्कुल, और लगातार उन्होंने हमला बोला कि आप भ्रष्टाचार रोक नहीं पाई, काम कर नहीं पाई। केंद्र सरकार ने जो आपको फंड दिया, चाहे वो मकान बनाने के लिए हो, गरीब गुरबा के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था करने की हो, उन्होंने विकास के मुद्दे पर सड़कों की भी बात की कि एलिवेटेड रोड भी हम बनाएंगे, लेकिन अब तक ऐसा लगता है कि नहीं बन रहा है कि हम एलिवेटेड रोड बनाएंगे, जो रेडी वाले जो लोग हैं उनको भी सुविधा देंगे। प्रधानमंत्री ने ऐसा बिल्कुल, वो प्रधानमंत्री आज अपने भाषण में बंगाल के हर तबके को नोटिस किया और हर तबके के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ बातें कही, चाहे किसान का मसला हो, चाहे रोजगार का मसला हो, पटरी वाले हों, रेडी वाले हों, सबको उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा नहीं है कि हम अभी केंद्र में हैं और यहाँ पे टीएमसी की सरकार है तो हम बंगाल को भूले हैं। बिल्कुल, हम लगातार बंगाल को लेकर चिंतित रहे। उन्होंने कहा कि दिल्ली से जो फंड आ रही है, बिल्कुल दिल्ली से जो फंड आ रही है, सर इस पर हमारे साथ अविनाश भी जुड़े हुए हैं। आप अविनाश से चाहें तो सवाल कर सकते हैं कि आखिर में वहां की क्या स्थितियों को लेकर के, अगर आप अविनाश से कुछ चाहे तो पूछ सकते हैं। अविनाश, मेरी आवाज मिल रही हो तो मैं सीधा आपसे सवाल जानना चाहूंगा। और पिछले लोकसभा चुनाव में आप बंगाल कवर करने गए थे और मुझे जानकारी है कि आपकी जो रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट को देखने के बाद कई मीडिया हाउस ने भी उसको गंभीरता से लिया था। इस बार क्या आपको लग रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जो बिसात बिछाई है उस बिसात में कहीं ना कहीं ममता बनर्जी फंसती हुई नजर आ रही हैं, इनके पास कोई विकल्प नहीं है? आज उन्होंने ये भी कहा कि जो फंड वहां से रिलीज किया जाता है बंगाल के लिए, आम आवाम के लिए, भारतीय जनता पार्टी सबसे आपके लिए अगर सबसे ज्यादा कोई ख्याल रखने वाली पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन ममता बनर्जी वो फंड आप तक नहीं पहुंचाती हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से सर आपने ये सवाल किया, वाकई में ये सवाल बहुत अहम हो जाता है। अहम तब होता है जब बंगाल में विधानसभा चुनाव हो और लगातार 2 बार से ममता बनर्जी टीएमसी की सरकार और ममता बनर्जी सीएम हो। तब जब आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सभाएं शुरू होती हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी सभा में एक बात और कही जो गौर करने वाली बात है। उन्होंने कहा कि मैं अपने दोस्तों के लिए काम करता हूं। ये एक बहुत अहम बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि संख्या गिनाते हुए कहा है कि इतने महिलाओं को हमने गैस सिलेंडर दिया, इतने महिलाओं को हमने, तो जरा इस पे अगर ध्यान दिया जाए तो कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकर्ताओं को, जो बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं, जो छुपे रोस्तम जो वोटर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं वो तमाम बातें बताने की उनकी कोशिश रही होगी कि हम किसके लिए खड़े हैं और किसके साथ हम बीजेपी की सरकार बनती है तो कौन इसमें साथ होगा। चलिए अविनाश, दोस्तों की अगर बात की जाए तो हम राजेश सर से भी एक बार जानेंगे। अविनाश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि हम अपने दोस्तों के लिए काम करते हैं, और जो इसमें कहीं ना कहीं अविनाश ने जो बातें कही कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी के जो गुप्त वोटर हैं उसके लिए भी बड़ा संदेश होगा। सर
नहीं, बिल्कुल देखिए, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री इस मामले में काफ़ी, आप देखते होंगे, मन की बात हो या फिर कुछ भी अगर बातें होती हैं तो प्रधानमंत्री डायरेक्ट अपने एक एक कार्यकर्ता से भी कनेक्ट होते हैं। जो उन्होंने कहा कि मैं अपने दोस्तों के लिए भी काम करता हूं और उनके लिए सोचता हूं, वो कहीं ना कहीं उनका कहने का मकसद ये था कि मैं बंगाल के एक एक कार्यकर्ता और एक एक मतदाता और एक एक व्यक्ति के लिए हम चिंतित हैं, हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। अब गेंद जो है जनता के पाले में है, मतदाताओं के पाले में है कि मतदाता किस तरह से प्रधानमंत्री के इस भाषण पर कितना विश्वास करती है, और ये जो भीड़ आज देख रहे हैं वो भीड़ कितना वोट में कन्वर्ट हो पाती है, ये तो खैर रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। लेकिन अभी जो भीड़ आप दिखा भी रहे हैं, इस भीड़ को देखने के बाद एक जो उन्होंने कहा था कि परिवर्तन की जो एक हवा चली है, वो हवा ही आज दिख रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो पहले करते आए हैं, उसकी कहीं ना कहीं जो प्लानिंग थी, जो फरवरी में शुरू किया था परिवर्तन यात्रा भारतीय जनता पार्टी ने, वो यात्रा का ही असर था कि आज जो ब्रिगेड ग्राउंड है पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ है। ये तस्वीर बयां कर रही है कि इनका मैनेजमेंट जो है वो काफी तगड़ा है। लेकिन ये भी तो सत्य है सर कि इस भीड़ को लेकर के भी साफ तौर पे कई बार ऐसे दावे किए गए हैं कि भीड़ ही वोटर नहीं होते हैं, मैं यही बात होता है वो साइलेंट होते हैं। मैं यही बात कह रहा हूं कि ये भीड़ कितना वोट में तब्दील हो पाता है, ये भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता पर डिपेंड करता है कि इस भीड़ को कैसे वोट में कन्वर्ट कराए। अगर इस भीड़ को वोट में कन्वर्ट कराने में प्रधानमंत्री या फिर उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो नेता हैं कामयाब हो जाते हैं, तो जो परिवर्तन यात्रा की जो शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की थी, वो परिवर्तन यात्रा जब रिजल्ट आएगा उस वक्त कुछ और होगा, रिजल्ट इनके फेवर में हो जाएगा। अगर एक एक जो यहां से जो निकलकर जो लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग सपोर्टर हैं, अगर ये अपने क्षेत्र में जाकर एक व्यक्ति भी अगर 10 व्यक्ति को समझाने में कामयाब हो जाता है कि अगर तुम्हारा सबसे सच्चा और अच्छा हितैषी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, तो वैसे स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को जीतने से कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल सर, आज एक और चेहरा काफी खुश दिख रहा था, आपने भी देखा, बाबुल सुप्रियो की हम बात करते, केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो। इससे पहले भी जो शुभेंदु अधिकारी की जो हम बात कर रहे थे, और उन्होंने सबसे पहले चुनौती ममता बनर्जी को अगर किसी ने दिया था तो वो थे बाबुल सुप्रियो। आज वो बहुत खुश दिख रहे थे। बिल्कुल, आज वो खुश थे। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े और जो चेहरे हैं वो भी खुश थे, कैलाश विजयवर्गीय। अच्छा। वो पूरी बंगाल की जो रणनीति आज जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है उनके पास बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। पिछले कई सालों से वो लगातार बंगाल दौरा कर रहे हैं, एक एक कार्यकर्ता और एक एक संगठन कैसे मजबूत किया जाता है, कैलाश विजयवर्गीय ने वो दिखाया, मेहनत रंग भी लाया और रंग भी लाया। देख लगाओ, बाबुल सुप्रियो की बात कर ली जाए, ये सब टीएमसी के ही लीडर थे, सब ममता बनर्जी के जो कोर ग्रुप जो कह सकते हैं उसमें शामिल थे। एक चीज और सर, आज पहली सभा है और प्रधानमंत्री की, लोकसभा चुनाव में बाबुल सुप्रियो के साथ जो घटना घटी थी और आज जिस तरीके से जन सैलाब उबड़ा था, इसको कहीं ना कहीं बाबुल सुप्रियो जवाब के तौर पर भी टीएमसी के लिए। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि ये जितने जो आज टीएमसी के जो ममता बनर्जी के जो कोर ग्रुप हुआ करते थे, वो सब आज भारतीय जनता पार्टी में है। बिल्कुल, आपको याद होगा तोड़ने में सफल भारतीय जनता पार्टी कामयाब रही है। तो ये जितने लोग हैं आज खुश हैं, वो आज इस रैली के जरिए ममता बनर्जी को मैसेज देना चाहते हैं, टीएमसी के एक एक कार्यकर्ता और एक एक नेता और उनके तमाम प्लानर को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो आप समझ रहे थे मैं वो नहीं हूं, आज मैं आपको अपनी औकात बता रहा हूं। तो आज ये भीड़ ने ममता बनर्जी और टीएमसी के एक एक कार्यकर्ता और नेताओं को ये औकात, तो साथ ही साथ लेफ्ट और कांग्रेस भी इसे भले ही कहे कि हमारे लिए कोई चुनौती नहीं, आप किसी लेफ्ट के लीडर से बात करें या किसी कांग्रेस के लीडर से बात करें या टीएमसी के किसी लीडर से बात करेंगे कि इस रैली को किस रूप में देखते हैं, तो वो कहेंगे कि मेरे लिए कोई चुनौती ही नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि आज इस रैली से प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। अब ममता बनर्जी क्या इस तरह की बड़ी रैली कर पाएंगी? टीएमसी के कोई लीडर इस तरह की रैली कर पाएंगे या लेफ्ट या कांग्रेस क्या ऐसी रैली कर पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल है। और आखिरी सवाल करेंगे अविनाश से, हमारे साथ अविनाश बने हुए हैं। अविनाश, क्या लगता है अब आगे रणनीतियों को बदलना पड़ेगा टीएमसी के लिए बीजेपी के सामने? बिल्कुल निर्भय, देखिए कहीं ना कहीं रणनीति जो है वो तो समय के साथ साथ तमाम पार्टियां बदलती रहती हैं, और मेरा ये मानना है कि टीएमसी भी अब इस रणनीति पर काम करेगी कि कैसे लोगों के बीच में ये दिखाया जाए कि नहीं, ममता बनर्जी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पैरेलल वाली मतलब नेत्री हैं। मतलब अगर जितना कद केंद्र में मोदी की है, उतना ही कद जो है वो बंगाल में ममता बनर्जी की है। वो अब इस रणनीति पर काम करना, मेरे ख्याल से इस पर वो
शुरू करेगी टीएमसी, क्योंकि ये दिखाना होगा कि किस तरीके से ममता बनर्जी की भी रैलियों में भारी भीड़ आती है। जैसा कि अभी राजेश सर भी कह रहे थे कि अब इस पर काम करना होगा और इतनी बड़ी रैली कर पाना एक बड़ी चुनौती होती है। और जिस तरीके से संगठन विस्तार या संगठन को मजबूत करने में जो बीजेपी के पास कार्य कुशलता है, उस तरीके से कार्य कुशलता क्या टीएमसी भी अपना पाएगी? क्या अन्य घटक दलों को भी जोड़कर किसी तरीके से बीजेपी को रोकने के प्लान पर भी काम किया जा सकता है? क्या लेफ्ट बिल्कुल बीजेपी को रोकने के लिए अभी सभी पार्टियों को अपनी रणनीति, बिल्कुल सभी पार्टियों को अपनी रणनीतियों को बदलना होगा अगर बीजेपी को रोकना चाहती है तो। क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली थी, ये रैली सबसे अहम मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से मैदान में जनसैलाब उमड़ा, ये जनसैलाब लोगों को, खास करके जो राजनीतिक पार्टियां, उसको सोचने पर मजबूर कर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश तमाम जानकारियों के लिए। हमारे साथ अविनाश जुड़े जिन्होंने अपने विचार रखे। लेकिन हम लगातार बंगाल चुनाव को लेकर के आपको जानकारी दे रहे हैं और DTV भारत पर हमेशा जिस तरीके से परिवर्तन होगा और बंगाल चुनाव को लेकर के भी हमारी खासी रिपोर्ट आपके सामने आती रहेगी और हम आपको बताएंगे। और आज जिस तरीके से नज़ारे रहे, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा हो या साथ साथ प्रधानमंत्री की सभा से पहले मिथुन चक्रवर्ती का पार्टी में आना और पूरी सुरक्षा का वहां इंतजाम करना, और सीधी तस्वीरें DTV भारत ने आपको दिखाई कि आखिर में वहां किस तरीके के हालात है, और उस पर हमने चर्चा करके भी दिखाया। आगे जो भी बंगाल चुनाव को लेकर के अपडेट होगा वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साथ ही साथ आगे जिस तरीके से स्थिति बदलेगी, DTV भारत उस पर पल पल नजर रखेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।